नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। मनमोहन, मोदी और मिडिल क्लास की इस कहानी में सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि आखिरकार मिडिल क्लास का मतलब क्या है। सरकार की तरफ से मिडिल क्लास की आज तक कोई तयशुदा परिभाषा नहीं दी गई है, इसे आज तक डिफाइन नहीं किया गया है। मगर मोटे तौर पर जो समाज मानकर चलता है मिडिल क्लास के बारे में वह यह है कि जिनके घर में 3 वक्त का खाना बनता है, सुबह में नाश्ता बनता है और नाश्ता में कभी कभार अंडा ऑमलेट और ब्रेड बन जाता है, अच्छा खासा खाने में किसी को दिक्कत नहीं आती है, बच्चे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ाई लिखाई का खर्चा आसानी से सहन कर लिया जाता है, बीमार होने पर हॉस्पिटल और दवाई का खर्चा आसानी से सहन कर लिया जाता है, जिनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फ्रिज, कूलर, एसी, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, एक छोटी सी कार जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। जो साल भर में 1-2 बार अपने घर को छोड़कर के बाहर घूमने चला जाता है, वह लोग मिडिल क्लास के भीतर आते हैं। समाज का कुछ ऐसा मानना है। और जब बात आती है कि आखिरकार कितने लोग मिडिल क्लास के भीतर आते होंगे, तो समाज यह मानकर चलता है कि टॉप 20% आबादी और बॉटम 20% आबादी को छोड़ दिया जाए तो 50 से 60% जो आबादी है वह मिडिल क्लास में आती है। मगर यह नासमझी का नमूना है। भारत की 50 से 60% आबादी मिडिल क्लास के भीतर आ ही नहीं सकती है। भारत में जिसकी सैलरी महीने में 25,000 है, वह भारत की 90% आबादी से ज्यादा कमाता है। मतलब भारत की 90% आबादी 25,000 रुपए से कम कमाती है। इतने कम पैसे में मिडिल क्लास वाली जिंदगी, जो समाज कह रहा है कि मिडिल क्लास है, वैसा जीना नामुमकिन है। भारत की केवल 10% ऐसी आबादी है जिसमें 25,000 या इससे ज्यादा की कमाई करने वाले लोग आते हैं। यानी आमदनी के लिहाज से देखा जाए तो मुश्किल से भारत की 3 से 4% आबादी मिडिल क्लास के भीतर आ सकती है। सीनियर जर्नलिस्ट अनिंदो चक्रवर्ती द ट्रिब्यून के अपने एक लेख में लिखते हैं कि मिडिल क्लास का अर्थ आबादी के बीचों बीच में मौजूद आबादी से नहीं है, बल्कि इनकम के आधार पर देखें तो 96 परसेंटाइल से ज्यादा इनकम कमाने वाली आबादी और 99 परसेंटाइल से कम इनकम कमाने वाली आबादी मिडिल क्लास कही जा सकती है। भारत के इकोनॉमिक सिस्टम में यह आबादी ओनर्स ऑफ कैपिटल और ब्लू कॉलर वर्कर, मतलब जो पूंजी के मालिक हैं और जो मजदूर हैं, उनके बीच बिचौलिया का काम करते हुए, इंटरमीडिएट का काम करते हुए नजर आती है। साल 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने। मनमोहन सिंह की अगुवाई में साल 1991 में भारत ने प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की आर्थिक नीति अपनाई। भारत की बंद अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया और प्राइवेट हाथों के लिए खोल दिया गया। मगर यह भी पूरा सच नहीं है। पूरा सच यह है कि साल 1970 के बाद से ही अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां इस तरह से बनाई जा रही थी कि अंत में जाकर के प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तक ही वह पहुंचती। और साल 1991 में यही हुआ। बहुत मोटे तौर पर समझा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में स्ट्रैटेजिक तौर पर कुछ जरूरी क्षेत्रों को छोड़ करके सरकार का मालिकाना हक कम करने का फैसला 1991 के बाद से लिया जाने लगा। सरकारी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बदलने लगा और साल 1991 में लिबरलाइजेशन की नीति अपनाने के बाद अर्थव्यवस्था की कमान प्राइवेट हाथों में चली गई। 1991 से पहले संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा, इसका निर्णय सरकार किया करती थी। अब यह निर्णय करने का अधिकार बाजार को दे दिया गया। मतलब सरकार जब तय करती थी तो उसके बीच में जो मकसद था वह यह था कि जन कल्याण के मकसद से निर्णय लेना है, लेकिन प्राइवेट हाथों में जब दे दिया गया तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मकसद से लेना है, यानी कि कीमत जितना मर्जी उतना निर्धारित कीजिए, जन कल्याण को मत ध्यान दीजिए। यह सारी बातें 1991 से खुले तौर पर स्वीकार ली गई। अनिंदो चक्रवर्ती लिखते हैं कि साल 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पर सरकार का कंट्रोल था। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजरियल इंटेलेक्चुअल क्लास इस अर्थव्यवस्था को चलाता था। मतलब यह तय करता था कि संसाधनों का बंटवारा किस तरह से होगा, अर्थव्यवस्था किस तरह से चलेगी, यह ब्यूरोक्रेटिक इंटेलेक्चुअल क्लास तय करता था। साल 1991 से पहले का मिडिल क्लास यही ब्यूरोक्रेटिक मैनेजरियल इंटेलेक्चुअल क्लास था। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो यह ब्यूरोक्रेटिक मैनेजरियल इंटेलेक्चुअल क्लास की जो आबादी उस समय थी, वह मौजूदा वक्त की जो मिडिल क्लास है उससे भी बहुत ज्यादा कम थी। मतलब बहुत छोटा उस समय मिडिल क्लास था। साल 1991 से पहले सरकार आर्थिक नीतियां बनाती थी,
इन आर्थिक नीतियों को जमीन पर लागू करने का काम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजेरियल इंटेलेक्चुअल क्लास यानी मिडिल क्लास किया करता था। इसकी सैलरी कम थी मगर नौकरी सुरक्षित थी। मिडिल क्लास की अपनी छवि यह थी कि वह नेशनल बिल्डिंग की भूमिका निभा रहा है। 1991 से पहले वह वैसा समुदाय है जो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। उस समय का मिडिल क्लास यह सोचता था, जो बहुत छोटा था। अनिंदो चक्रवर्ती लिखते हैं कि साल 1991 की आर्थिक नीतियों के बाद, मतलब राव मनमोहन आर्थिक सुधार के बाद, अर्थव्यवस्था की पूरी जमीन बदल गई। मिडिल क्लास का विचार भी बदल गया। भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों की आवाज, उनके शब्द सुनाई देने लगे। ऐसा भी हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छी खासी सैलरी का पर काम करने के लिए कईयों ने अपनी सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी। जो परिवार साल 1991 से पहले मिडिल क्लास के भीतर आते थे, उनके बच्चों में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने की चाहत बढ़ने लगी। वह सरकारी नौकरियों की बजाय अच्छी खासी पैकेज वाले कॉरपोरेट जॉब पसंद करने लगे। साल 1991 के बाद मिडिल क्लास कॉरपोरेट को प्रॉफिट देने वाली मशीन में तब्दील होने लगा। ऐसी नौकरियां आने लगी जिनका मकसद था कि बिजनेस में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके बदले में सरकारी नौकरी के मुकाबले अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। मतलब लिबरलाइजेशन के बाद मिडिल क्लास के वैल्यू सिस्टम में भी बदलाव हुआ। उसमें कैपिटलिज्म ने एंट्री कर ली, जो पहले राष्ट्र निर्माण के वैल्यू सिस्टम से चलता था। प्रो मार्केट और कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल के लिए लोगों के मन में लालच बढ़ने लगी। साल 1991 से लेकर के 1996 के दौर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के कॉरपोरेट जॉब की सैलरी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखा जाए तो विकसित देश की सैलरी को टक्कर दे रही थी। सरकारी बाबू के बच्चे अपने पिताजी की साल भर की सैलरी से ज्यादा केवल 1 महीने में कॉरपोरेट में काम करके कमा रहे थे। कॉरपोरेट में काम करने वाले लोगों का मल्टीप्लायर इफेक्ट अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में भी दिख रहा था। बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर, टैक्स एडवाइजर, डॉक्टर, फैशन डिजाइनर, इन सब जगहों से जो लोग जुड़े हुए थे, जो पेशेवर लोग थे, वह भी अच्छी खासी समय कमाई कर रहे थे। अनिंदो चक्रवर्ती अपने लेख में बताते हैं कि साल 2004 में भारत की 3 से 4% मिडिल क्लास की औसत कमाई 16,000 रुपये प्रति महीने तक बढ़ गई थी, जो साल 1991 में औसतन 3,500 रुपये महीना हुआ करती थी। साल 2004 में जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के अगले 10 साल में भारत की 3 से 4% मिडिल क्लास की औसत इनकम में तकरीबन 3 गुना ज्यादा इजाफा हुआ। भारत के प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास के लिए दौर बहुत ही फायदेमंद रहा और इस दौर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मगर स्वाभाविक सी बात जो समझने लायक है वह यह है कि 3 से 4% का मिडिल क्लास पूरी अर्थव्यवस्था को कहां चला सकता है। पूरी अर्थव्यवस्था को तभी अच्छी गति से चलाया जा सकता है जब बहुत बड़ी आबादी के जेब में खर्च करने के लिए ठीक ठाक पैसा हो। 3 से 4% मिडिल क्लास कितना कार खरीदेगा, कितना मोटरसाइकिल खरीदेगा, कितना टीवी खरीदेगा, कितना वॉशिंग मशीन खरीदेगा, कितनी बार ट्रैवल करने के लिए बाहर जाएगा, उसका जो लाइफ स्टाइल है कितना बढ़कर जाएगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ेगा। जिनके जेब में पैसा था, धीरे धीरे वह सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने लगे। मतलब कॉरपोरेट की तरफ से जो माल और सेवाएं बेची जाती थी, उनके खरीदार बढ़ नहीं रहे थे, धीरे धीरे कम हो रहे थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की डेटाबेस से पता चलता है कि मनमोहन सरकार के अंतिम 5 साल में कॉरपोरेट की कमाई में सालाना 6% की दर से बढ़ोतरी हो रही थी, मगर महंगाई 10% के दर से बढ़ रही थी, जबकि कॉरपोरेट के सैलरी और वेजेज में बढ़ोतरी 19% की सालाना दर से हो रही थी। यानी कॉरपोरेट का प्रॉफिट कम हो रहा था, मगर कर्मचारियों की सैलरी और मजदूरी पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। इसी बीच साल 2008 में आर्थिक मंदी का भी दौर आया। मनमोहन सिंह की सरकार ने इस आर्थिक मंदी से भारत को बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी। इसी दौरान 6वां वेतन आयोग लागू हुआ। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई। इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी बढ़ोतरी हुई।
मगर भारत में सरकारी नौकरियां भी तो गिनती की हैं, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। यानी भारत आर्थिक मंदी के जाल में तो नहीं फंसा, मगर भारत में लोगों की तरफ से इतना बड़ा डिमांड भी नहीं आ रहा था कि कॉरपोरेट को स्वाभाविक तौर पर प्रॉफिट मिले, कॉरपोरेट का प्रॉफिट बढ़ता चला जाए। इन सब का नतीजा यह निकला कि साल 2010 के बाद कॉरपोरेट ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए व्हाइट कॉलर जॉब की सैलरी में कटौती करनी शुरू कर दी। मतलब कॉरपोरेट प्रॉफिट बढ़ाया जाए, कॉरपोरेट प्रॉफिट बढ़ने लगे, इसके लिए जरूरी है कि जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनकी कटौती की जाए। मतलब कॉरपोरेट प्रॉफिट बढ़ने लगा और मिडिल क्लास की इनकम स्टैग्नेट पोजीशन पर चली गई, वह बढ़ ही नहीं रही थी। साल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली। नरेंद्र मोदी ने तो कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स के गठबंधन का इतिहास लिख दिया है। नरेंद्र मोदी के दौर में तो ऐसा लगता है कि भारत की राज व्यवस्था को कॉरपोरेट ने हड़प लिया है। कॉरपोरेट भारत के पॉलिटी को चला रही है। कॉरपोरेट के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती होती रहती है। कॉरपोरेट का लाखों करोड़ रुपए कर्ज राइट ऑफ कर दिया गया है। कॉरपोरेट की प्रॉफिट लगातार बढ़ती जा रही है, मगर कर्मचारियों की सैलरी और मजदूरी बढ़ ही नहीं रही है। भारत की काम करने लायक आबादी में महज 39 से 40% आबादी किसी न किसी काम में लगी हुई है। रोजगार नहीं बढ़ रहा है, बेरोजगारी भयंकर रूप ले रही है। इसमें से भी ज़्यादातर जो लोग रोजगार है वह भी, उसमें से भी ज़्यादातर लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। और कृषि क्षेत्र की आमदनी इतनी है कि अगर आप मजदूरी नहीं किए कहीं जा कर के बाहर में, तो ढंग का खाना और कपड़ा तक नसीब नहीं हो सकता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस बताता है कि भारत के टॉप 10% आबादी की मौजूदा वक्त में भारत की कुल आमदनी में हिस्सेदारी तकरीबन 55 से 60% के आसपास है और बॉटम 50% की कुल आमदनी में हिस्सेदारी महज 13% के आसपास है। यह साल 2014 के बाद की नीतियों का नतीजा है जो 1991 से लेकर चली आ रही हैं। साल 2018-19 से लेकर के साल 2022-23 तक कॉरपोरेट प्रॉफिट में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी देखा जाए, मतलब महंगाई को समायोजित करने के बाद भी देखा जाए, तो हर साल तकरीबन 53% की दर से बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास की सैलरी में महज 3% सालाना की दर से बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाजुला करके समझने वाली बात यह है कि मनमोहन, मोदी और मिडिल क्लास की कहानी में मिडिल क्लास का मतलब भारत की कुल आबादी का 2 से 4% हिस्सा ही रहा है। मनमोहन सरकार के दौर में इस मिडिल क्लास ने तरक्की देखी, लेकिन मनमोहन सरकार के अंतिम सालों से लेकर के अब तक इस मिडिल क्लास के आकार में ना तो कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ना ही इसने कोई बहुत बड़ा फायदा देखा है, ना ही इसे कोई बहुत बड़ी तरक्की मिली है। उल्टे इसकी सैलरी कम होती जा रही है, स्टैग्नेंट पोजीशन पर है। महंगाई के हिसाब से देखा जाए, रियल वेजेस देखा जाए तो कम होते जा रहा है। साल 1991 में सरकारी बाबू के बच्चों ने अपने जीवन में बम्पर कमाई की चाहत पाली थी। अब हालत यह हो गया है कि जिन माता पिता के पास अच्छी खासी नौकरी है, उन्हें लगता है कि उनके बच्चे अपने जीवन में उनसे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उतना कमाएंगे जितना वह कमा पाते थे। भारत की अर्थव्यवस्था गजब के कुचक्र में फंस गई है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में जान तब तक नहीं डाला जा सकता है जब तक मिडिल क्लास के दायरे में भारत की तकरीबन 50 से 60% आबादी ना आ जाए। जब इतनी बड़ी आबादी की जेब में गरिमापूर्ण जीवन जीने लायक पैसा होगा, तब पैसा खर्च किया जाएगा, तब डिमांड बढ़ेगा, तब बाजार से सबको फायदा मिलेगा। मनमोहन सिंह ने तो साल 1991 में आर्थिक सुधार किया। जिन नीतियों को अपनाया उन नीतियों की वाहवाही करने वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उन नीतियों की आलोचना करने वाले भी। मगर जो अकाट्य सत्य है वह यह है कि भारत 140 करोड़ लोगों से मिलकर बना हुआ देश है। यहां अगर ऐसी नीति अपनाई जाती है जिससे चंद लोगों को फायदा पहुंचे, तो उसी समय ऐसी नीति भी अपनानी चाहिए जिससे भारत की बहुत बड़ी आबादी को फायदा पहुंचे। मनमोहन सरकार के दौर में भी भारत की बहुत बड़ी आबादी के लिए सरकार जनकल्याण के मुताबिक नहीं चल सकी थी, तो नरेंद्र मोदी के काल में भी स्थिति और भयानक हो गई है। नरेंद्र मोदी के दौर में सरकार अंबानी, अडानी सहित कॉरपोरेट हिंदुत्व की सरकार में तब्दील हो चुकी है, जहां भयंकर सांप्रदायिकता दिख रही है, भयंकर बदहाली नजर आती है और चंद लोगों की भयंकर कमाई नजर आती है। तो यह कहानी है मनमोहन, मोदी और मिडिल क्लास की। शुक्रिया।